दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की पूरी कहानी। तो वीडियो की शुरुआत में हम 3 लोग को देखते हैं, नाओया जेनी, जिंची जेनी और ओगी जेनी। जब नाओया अपने चिकनी चुमड़ी बातों से इन लोगों को प्रोवोक करता है, जिसकी वजह से ये दोनों इस पर हथियार तान देते हैं। फिर उसी वक्त वहाँ पे एडवोकेट आता है जेनिन क्लैन का विल लेकर के, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि जेनिन क्लैन का अगला लीडर कौन होगा। और एडवोकेट बताता है कि जेनिन क्लैन का लीडर नाओया है, और अगर नाओया को कस्तूल के तहखाने में जाना है तो उसे जिंची या फिर ओगी से परमिशन लेनी होगी। लेकिन रुको रुको रुको, अभी यह विल यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें एडवोकेट ये कहता है अगर गोजो मर जाता है या फिर वो अपने पावर इस्तेमाल करने की हालत में नहीं होता, तो उस केस में जेनिन क्लैन का अगला लीडर होगा तोजी का बेटा मेगुमी फुसिगिरो। ये सुन के नाओया शॉक हो जाता है और उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। और अब वो प्लान कर रहा था कि कैसे वो मेगुमी को मार करके खुद बनेगा जेनिन क्लैन का लीडर, जिसमें उसके पीछे पीछे ये जो मोहतरमा चल रही हैं वो उसको बता दिए कि मेगुमी अभी टोक्यो में है। ये सुनकर नाओया तुरंत टोक्यो की तरफ निकल जाता है और इस तरफ हम देखते हैं यूजी और चोजो एक अंधेरे से कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, जहाँ यूजी इतादोरी इस सदमे में है कि किस तरह उसने सीजन 2 में काफ़ी सारे लोगों को मारा। लेकिन चोजो उसको कहता है कि उसे तुमने थोड़ी मारा है, वो तो सुकूना तुम्हारे बॉडी पर हावी हो गया था, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर चोजो और यूजी वहाँ से निकल जाते हैं बाकी कर्सोस को मारने के लिए, जो कि टोक्यो में इस वक्त प्रेजेंट है। और फिर हम देखते हैं कि यूजी बड़े बड़े ताकतवर कर्सोस को एक जगह लेकर के जा रहा होता है, जहाँ पे चोजो खड़ा होता है और वो अपना ब्लड पियर्सिंग टेक्निक यूज़ करके एक ही साथ सारे ताकतवर कर्सेस को मार देता है। फिर उसी वक्त चोजो के पीछे एक काफ़ी ताकतवर कर्स आ रहा होता है चोजो को मारने के लिए, पर यूजी एक पंच में उस कर्स को ढेर कर देता है। अब पीछे से सोच रहा होता है मेरा भाई इतने कम वक्त में इतना ताकतवर हो गया है। तभी उस वक्त नाओया ऊपर ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और वो लोग से पूछ रहा होता है कि मेगुमी कहाँ है। फिर चोजो और यूजी आपस में सोच रहे थे कि ये है कौन और हम लोग से ये बात ही क्यों कर रहा है। लेकिन नाओया यूजी को बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मेगुमी किधर है, क्योंकि मुझे मेगुमी को मारना है ताकि मैं बन सकूँ जेनिन क्लैन का लीडर। फिर यूजी और चोजो सोच रहे थे ये बोलना क्या चाहता है। फिर उसी वक्त अचानक से नाओया इन दोनों पर हमला कर देता है अपना पावर फ्लैक्स करने के लिए। लेकिन किसी तरह यूजी और चोजो इसके पावर को डॉज कर पाते। लेकिन जब ये तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इन तीनों को फील होता है एक बहुत पावरफुल कर्स एनर्जी, जो कि होती है युता की। और इस तरह से हम देखते हैं युता की एंट्री। नाओया युता को देख करके तुरंत ही बोलता है दोस्त मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं इसको मारने ही आया हूँ और मैं हूँ माकी का कजन भाई, यानी कि तेरा साला। युता बस खाली सुनता रहता, उतना कुछ एक्ट नहीं करता। फिर नाओया युता को सजेस्ट करता है कि मैं इस चोजो नाम के लड़के से डील करता हूँ, तुम जाकर यूजी को मार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना तुम्हारा उसको अभी नहीं बताओगे कि तुमने यूजी को मार दिया है। युता इस तरह करता है और वो चला जाता है यूजी को मारने और नाओया चोजो को हैंडल करता है। फिर हम देख रहे होते हैं कि युता और यूजी की फाइट हो रही होती है, लेकिन युता यूजी से फाइट करने में तो इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी युता समन करता है रिका को। रिका यूजी को पकड़ लेती है एंड देन युता अपना ब्रोकन स्वॉर्ड यूज करता है यूजी को मारने के लिए और उसे बोलता है सॉरी यूजी इतादोरी। फिर यूजी मर जाता है। और फिर हम देख रहे होते हैं कि चोजो और नाओया आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन चोजो नाओया की अच्छे से बैंड बजा चुका होता है। नाओया मरने ही वाला होता है कि युता चोजो के पीछे से आता है, उसे अच्छी खासा पंच देता है, जिसकी वजह से चोजो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर युता नाओया के पास आकर के उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर देता है और नाओया को बोलता है कि तुम जाकर के यहाँ उसको इन्फॉर्म करोगे कि हमने इसी को मार दिया है। तो इसी के बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ हम यूजी का बचपन देख रहे होते हैं। फिर हम एक सीन देख रहे हैं इसमें यूजी के फादर, यूजी के ग्रैंडफादर और यूजी की मदर प्रेजेंट होती है, और जिसमें हम यूजी की मदर के माथे पे एक कट देखते हैं जो कि गेतो के माथे पे भी है। इससे हमें ये क्लियर होता है कि यूजी गेतो का ही बेटा है, मतलब केंजाको का बेटा है। फिर युता यूजी को ठीक हालत में देख करके रिलीफ होता है और फिर युता यूजी को बताता है कि उसने ये सब किया है गोजो सेंसे के कहने पर। तभी उससे वहाँ पे मेगुमी आ जाता है और मेगुमी और यूजी के बीच में थोड़ी बातें होती है। जब मेगुमी, यूजी और युता आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पे अचानक से चोजो टपक जाता है और मेगुमी कंफ्यूज होकर के बोलता है कि ये बंदा कौन है। यूजी बताता है कि ये चोजो है, खुद को मेरा भाई बताता है। और फिर ये चारों चले जाते हैं माकी के पास। यहाँ हम देखते हैं कि माकी काफ़ी जले हुए हालत में, क्योंकि सीजन 2 में वो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी। फिर यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर से मिलते हैं, नहीं एक कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम होता है यूकी, जिसे हमने सीजन 2 में देखा था स्टार्टिंग में। फिर वहाँ पे यूकी, माकी, यूजी, युता, मेगुमी आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन चोजो अचानक से अपनी आकर टांग अड़ाता है और खुद एक्सप्लेन करने लगता है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद यूकी बोलती है गुड, और साले बोलते हैं हाँ तुमने एक्सप्लेन तो अच्छा किया, पर तुम हो कौन। फिर चोजो बोलता है मैं यूजी का भाई हूँ इनडायरेक्टली। फिर हम यूजी, युता, माकी, यूकी और चोजो को देखते हैं वो दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं।
वेल उस दरवाजे के पीछे होता है तेंगेन समा। अब फिर हमें इंट्रोड्यूस होता है तेंगुन से, जहाँ तेंगेन ये लोग को बताता है कि मैं तुम सबको पहले से ही जानता हूँ, तो क्यों ना हम सीधा पॉइंट की बात करें। फिर हमें तेंगन बताता है कि ये सब बिगड़ना कब शुरू हुआ। टाइमलाइन है 2006, जब गोजो और गेतो को एक मिशन मिला था, रिको अमानाए को प्रिजर्व रखना है, जो कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल है, ताकि वो मास्टर तेंगन से मर्ज हो सके। बट काफ़ी सारे लोग ये लोग के पीछे पड़ जाते हैं ताकि रिको अमानाए मास्टर तेंगन से मर्ज ना हो सके, क्योंकि कुछ रिलीजियस ग्रुप होते हैं जो कि मास्टर तेंगन के ओरिजिनल फॉर्म को देखना चाहते हैं। और अगर स्टार प्लाज्मा वेसल से मास्टर तेंगन अगर मर्ज नहीं होता है तो फिर वो उसके असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि ना इंसान होता है ना ही शैतान होता है, एक काफ़ी डिवाइन फॉर्म होता है। और तभी वो रिलीजियस ग्रुप हायर करती है तोजी को, और तोजी का सिर्फ एक ही काम होता है, वो रिको अमानाए को मार दे ताकि वो मास्टर तेंगन से मर्ज ना हो सके। और यही मिशन गोजो और गेतो की टीम को ही मिला होता है कि वो रिको अमानाए को प्रिजर्व करके रखें, तब तक जब तक मास्टर तेंगन का वो रिचुअल ना आए जब वो उससे मर्ज हो सके। लेकिन तोजी अपना मसल फ्लैक्स करके गोजो कोई मारता है, गेतो कोई मारता है और रिको अमानाए कोई मारता है, जिसके वजह से मास्टर तेंगन को जिससे मर्ज होना था वो काम हो नहीं पाता है। जब तोजी रिको अमानाए को मार देता है तब गोजो और गेतो दोनों ही अपने पावर अवेकनिंग करते हैं, लेकिन गेतो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो जुजुत्सु हाइट छोड़ देता है। वो खुद एक अलग रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें अब गेतो का जो मोटिव होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। अब गेतो नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी एक नॉर्मल इंसान रहे, वो चाहता है कि सारे अब सोर्सरर ही हो। फिर आता है 2017 रीता ओकोत्सु, जो कि पोजेस होता है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड रिका के कर्ज से। लेकिन हमें शुरुआत में नहीं पता होता है कि रिका को जिसने कर्ज किया वो खुद यूता ओकोत्सु ही है, लेकिन सुगुरु गेतो उसके नजर जाते हैं यूता पे नहीं, उसे जिस सोल ने पोजेस किया है रिका पे। और सुगुरु गेतो का एक ही गोल रहता है कि वो रिका के कर्ज को अपने काबू में ला ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी यूता ओकोत्सु सुगुरु गेतो को हरा देता है और फिर गोजो आता है, और फिर गोजो आकर के गेतो को मार देता है। पर गोजो गेतो की बॉडी को अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं करता है, जिसके वजह से अब गेतो के बॉडी में है केंजाको, इसलिए यही गेतो के माथे पे ये कट का निशान है। और यही सेम कट का निशान हमने यूजी के मदर पे भी देखा था। इसके वजह से ये लिमी मैच होता है कि केंजाको ही यूजी इतादोरी की मॉम है। ये तीसरी मिस हैपनिंग होती है 2018 में। यूजी इतादोरी जब वो सुकोना का एक फिंगर निकल जाता है, लेकिन हमें ये जानने को मिलता है कि जो यूजी इतादोरी की बॉडी है वो सिकोना के वेसल को प्रिजर्व करने के लिए ही बनी है। तो ये चीज़ एक राइट हो रही थी, लेकिन यूजी इतादोरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सुकोना के सोल को कंट्रोल कर सके। तभी जाकर के सीजन 2 में सुकोना यूजी की बॉडी पर हावी हो जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा मसला क्या है, यानी कि शिबुया इंसिडेंट। और वहीं पे गेतो गोजो को प्रिजन रेल में बंद करने में कामयाब भी हो जाता है। पूरे हम आते हैं प्रेजेंट डे में। केंजन उन्हें बताता है मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन तुम में से किसी 2 इंसान को मेरी रखवाली करनी है, क्योंकि केंजाको मेरी ही तलाश में है, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जो केंजाको से पावरफुल है इस दुनिया में, और केंजाको नहीं चाहता मुझे जीने देना और वो मुझे मार देगा। तो यूकी और चोजो ये दोनों अग्री करते कि हाँ हम तुम्हारी रखवाली करेंगे, आप हमें सॉल्यूशन बताइए। तो तेंगिन बताता है कि अभी कुछ दिनों में कलिंगन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके ये कुछ रूल है, जिस रूल के अनुसार जो भी इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सॉर्सरर है तो उसकी सारी ताकत को छीन लिया जाएगा, जिसके वजह से वो मारा जाएगा। और जो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो उन्हें आपस में एक दूसरे को मारते रहना है, ताकि पॉइंट जो है वो आपस में एक दूसरे पर ट्रांसफर हो सके और ये गेम कंटिन्यू चलता रहे। और केंजाकू ये इसलिए करना चाहता है ताकि एक न्यू कर्स का इवोल्यूशन हो सके, जिससे वो एट द एंड ऑफ द डे तेंगन को अपने काबू में कर सके। और मेगुमी जो है यहाँ पे उसका मोटिव यही है, क्योंकि जो उसकी बहन है वो खुद एक सॉर्सरर बन चुकी है, जिसके वजह से उसे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, लोगों को मारना होगा या फिर तो खुद मरना होगा। और मेगुमी ये नहीं चाहता है, इसलिए मेगुमी चाहता है कि ये कलिंगन जल्द से जल्द खत्म हो सके। और तेंगन इन लोग को सोल्यूशन भी देता है कि हमें इस गेम को खत्म करने के लिए गोजो को आज़ाद करना होगा सबसे पहले। और जिस प्रेजेंट रेल में गोजो बंद है उसी का एक दूसरा क्यूब यानी उसका बैकडोर तेंगन के पास पहले से मौजूद होता है। फिर तेंगन वो लोग को बताता है अगर हमें इसे खोलना है, गोजो को आज़ाद करना है, तो हमें एक और कर्स यूजर चाहिए जिसका नाम एंजल है, जो कि अभी कलिंगन में पार्टिसिपेटर है। हमें उसे वापस लाना होगा, तभी हम गोजो को आज़ाद कर सकते हैं। फिर यूकी और चोजो वहाँ रुकते हैं और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कलिंगन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो एंजल है उसे वहाँ से लाने के लिए, ताकि वो लोग गोजो को आज़ाद कर सके। फिर वहाँ से वो सीन करके जाता है एक कॉमेडी शो में, जहाँ एक
ताकावा नाम का कैरेक्टर होता है जो कि एक मॉडर्न सॉर्सरर बन चुका होता है, यानी कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि गोजो को भी टक्कर दे सकती हैं। फिर यूजी और मेगुमी अपने अलग रास्ते पर जाते हैं, ना कि जैनिन क्लैन में जाती है अपना कुछ सामान वापस लेने के लिए, और यूता भी अपने अलग रास्ते में चले जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर जो कि एंशिएंट सॉर्सरर्स हैं और कलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राइट नाउ, उन्हें वो मार सके। अब हमारा सारा फोकस जाता है माकी के ऊपर जो कि जैनिन क्लैन में एंट्री कर चुकी है और वो जा रही होती है कर्स टूल के तहखानों में ताकि वहाँ से वो एक स्ट्रॉन्ग कर्स टूल ले सके जो कि तोजी यूज़ करता था। फिर माकी नाओया से मिलती है, उससे बताती है कि अब मेगुमी क्लैन का लीडर है तो मुझे इजाज़त मिल चुकी है कर्स टूल के तहखाने में जाने के लिए। पर नाओया बोलता है कि तुम होती कौन हो वहाँ जाने वाली, लेकिन माकी सुनती नहीं है, वो वहाँ से चले जाती है कर्स टूल के तहखाने में। और फिर माकी को रोकने के लिए उसकी माँ भी आती है, लेकिन अपना माँ की भी नहीं सुनती। फिर माकी देखती है कि उसका बाप ऑलरेडी तहखाने में पहले से मौजूद है, उसने मैं को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड किया हुआ है। माकी गुस्से में आती है, फिर माकी अपने बाप से फाइट करती है, लेकिन उसके सामने वो टिक नहीं पाती है। फिर माकी और मैं दोनों काफ़ी इंजर्ड होते हैं। उसका जो बाप होता है वो उन दोनों को घसीट करके लेके जाता है ऐसी जगह पे जहाँ काफ़ी सारे कर्सेस हैं, ताकि माकी और मैं दोनों वहाँ मर जाएं। लेकिन मैं अभी थोड़ी ज़िंदगी बाकी थी। मैंने अपना डोमेन एक्सपांसन यूज़ किया और फिर हमें एक लवली सा कन्वर्सेशन देखने को मिलता है माकी और मैं के बीच, जिसमें मैं माकी से ये प्रॉमिस लेती है तुम इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दो, और मैं इसी तरह मर जाती है। और माकी मैं के मरने के बाद इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वहाँ पर जितने भी कर्सेस होते हैं वो उन्हें एक झटके में ही मार देती है। और इसका एहसास माकी के बाप जो कि बाहर ही खड़ा था उसको हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे तोजी वापस आ चुका है। यस, क्योंकि माकी और तोजी दोनों ही हेवनली रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अब माकी के पास तो वही सारे पावर्स आ गए जो कि कभी तोजी के पास भी थे। और फिर माकी एक ही झटके में अपने बाप को मार देती है, यानी उसका सर तो उसके धड़ से अलग कर देती है। और वो अपने बाप को मारने के लिए जो टूल का इस्तेमाल करती है वो कभी तोजी यूज़ करता था। और फिर स्टार्ट होता है जैनिन क्लैन का मैसेकर। हाँ, जैनिन क्लैन में सबको ये खबर हो चुकी थी कि माकी ने अपने बाप को मार दिया, यानी कि ओगी जैनिन को मार चुकी है वो। वह सबको पहले यकीन नहीं होता है कि क्या माकी जिसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है उसने उसे मार दिया। फिर कुछ लोग जाते हैं माकी को हैंडल करने के लिए जिनमें अपने कर्स एनर्जी नहीं होती है, और एक काफ़ी अच्छा सा फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। माँ के उन सारे लोगों की बड़े आराम से पुंगी बजा देती है। उसी वक्त वहाँ पे दो पावरफुल लोग आते हैं और अपना एक कर्स टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हाथ उस पर डायमेंशन का तौर के ऊपर आता है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं जिनची जैनिन और उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स जो कि माकी से लड़ने वाले होते हैं, और जिनची अपना काफ़ी बड़ा पावर इस्तेमाल करता है माकी को मारने की, और उसके सबॉर्डिनेट्स की, पर तो माकी को मार नहीं पाते हैं। और माकी जिनची का भी सर काट देती है, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपना पावर यूज़ करके ऑलरेडी मर चुके होते हैं। फिर माकी जिनचे के कटे हुए सर को समुद्र में फेंकती है, और फिर हमें देखने को मिलता है माकी और नायो के बीच एक्सट्रीमली डेडली फाइट। वेल, वो इतना भी डेडली नहीं होता है, क्योंकि शुरू में हम देखते हैं कि नाओ या माकी को हर तरीके से मारने की कोशिश करता है, तब माकी को कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी नाओया जब दूर से माकी को एक पंच मारने आता है तो माकी बस खाली एक ही पंच मारती है नाओया को, जिससे उसका पूरा थोड़ा ही टूट जाता है। और फिर माकी जाती है अपने मैंसन की तरफ वापस, क्योंकि उसकी माँ भी वहाँ पे होती है ना। अपने माँ को मैंसन में हर जगह ढूंढ रही होती है। फिर उसे उसकी माँ मिलती है और वहाँ पे अपनी माँ को वो काफ़ी अच्छे तरीके से मार, जिससे उसकी माँ की कुछ ही सांसें बच ही रहे। फिर हमें देखने को मिलता है नाओया जो कि काफ़ी इंजर होता है और जा रहा होता है कहीं तक, लेकिन जो माकी की माँ होती है उसके पीछे आती है और चाकू से नाओया को मार देती है और बोलती है आई एम थैंकफुल कि तुम दोनों मेरी बेटी हो। फिर माकी मैं को वहाँ से लेकर के बाहर जाती है, और मैं के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उसकी टीम के जो मेंबर होते हैं, इसमें से एक मेंबर मैं के डेड बॉडी को आकर के लेके जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है प्रिंसिपल यागा की बैक स्टोरी, जहाँ उन्हें एक बार पहले भी कैद कर चुका गया था हायर अप्स के द्वारा उनकी टेक्निक जानने के लिए कि कैसे वो गोलियों में जान डाल देता और वो गोलियाँ अपना फैसला खुद ले सकती हैं। लेकिन प्रिंसिपल यागा अपनी टेक्निक्स वो लोग को साथ शेयर नहीं करते हैं। फिर हमें स्टोरी देखने को मिलती है प्रिंसिपल यागा और एक गुड्डे की, जिसके अंदर एक बच्चे की आत्मा होती है जो कि कासुकाबे, जो कि एक जुजुत्सु हाई मेंबर है, उसकी बहन का बेटा था और किसी बीमारी की वजह से वो मर गया था। अब प्रिंसिपल यागा कासुकाबे की मदद करता है ताकि उसकी जो बहन है जो अपने बेटे के सदमे में है उसे वो उस डिप्रेशन से बाहर निकाले, और कासुकाबे से थैंक्स भी करता है। नाउ इन द प्रेजेंट डे, और अब गोजो के सील हो जाने के बाद हायर अप्स प्रिंसिपल यागा पे वापस से जोर बनाता है कि तुम अपनी टेक्निक्स हमें बताओ ताकि हम एक सोल्जर, एक आर्मी खड़ी कर सकें। और उससे ये सब चीज़ें उगलवाने के लिए पांडा, जो कि प्रिंसिपल यागा का एक क्रिएशन है, उसे कासुकाबे एक जगह पे कैद कर देता है
लेकिन हायरस को ये पता नहीं होता कि प्रिंसिपल यागा ने एक बार कासुकाबे की मदद की है, इसलिए कासुकाबे इस बार उनकी मदद का भुगतान करता है, पांडा को आज़ाद कर देता है वहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल यागा पांडा से मिलने ही जा रहे होते हैं कि जो हायर अप से वो लोग आकर के प्रिंसिपल यागा से फाइट करते हैं, जिसमें वो जो बड़ा हो रहता है वो अपने गिटार बजा करके प्रिंसिपल यागा को मरने की हालत में ला देता है। फिर प्रिंसिपल यागा अपने सारे टेक्निक्स को बता देते हैं इस बुड्ढे के सामने, लेकिन वो बुड्ढा प्रिंसिपल यागा को बोलता है कि तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, वो तुम पहले बता दिए होते तुम अभी जिंदा होते। लेकिन प्रिंसिपल यागा बोलता है यही तो मेरा श्राप है तुम्हें। अब फिर हम देखते हैं कि पांडा प्रिंसिपल यागा के पास आ रहा होता है और वो बुड्ढा पांडा से लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि पांडा प्रिंसिपल यागा की मौत का बदला लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और बुड्ढा पांडा से पूछता भी है कि तुम अपने प्रिंसिपल यागा का बदला नहीं लोगे मुझसे। लेकिन पांडा बोलता है प्रिंसिपल यागा ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम बदला लेते फिरे, लेकिन मैं प्रिंसिपल यागा की बहुत इज्जत करता था। और याद रखना हम पांडास को भी आंसू आते हैं जब उनका कोई अपना उनसे दूर चला जाता है। उसके बाद कट टू द सीन हम आते हैं यूजी और मेगुमी पर, जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे रहता है हकारी। और हकारी से मिलने के लिए उन्हें युता ने कहा था, क्योंकि हकारी एक स्ट्रॉन्ग मेंबर था जुजुत्सु काइसन का, लेकिन अब वो जुजुत्सु काइसन का मेंबर नहीं है। हकारी एक अपना स्टैंड अलोन फाइटिंग क्लब चलाता है जिससे वो काफ़ी सारे पैसे कमाता है। मेगुमी और यूजी बिल्डिंग के अंदर जा ही रहते हैं कि दो लोग उन्हें रोक लेते हैं, उनके बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं। उनमें से एक बंदा जो है वो हकारी से कॉल लगाता है और उससे बात करता है, जिसमें हकारी बोलता है कि ये जो काले वाला लड़का है हमें वो नहीं चाहिए, और जो उसके बाजू में जो गुलाबी वाला लड़का है हमें वो चाहिए, वो हमारी लड़ाई करेगा जिससे हम पैसे कमाएंगे। और हकारी के लोग यूजी और मेगुमी को टाइम देते कि तुम शाम को आओ, शाम को फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे यूजी को लड़ाई करनी होती है। कि जब यूजी और मेगुमी आगे चल रहे होते तो हमें जानने को मिलता है कि अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं कलिंग गेम एक्चुअल में स्टार्ट होने के लिए, और मेगुमी के पास भी सिर्फ 10 दिन है। अगर उसने कलिंग गेम बंद नहीं करवाया तो उसकी बहन मारी जा सकती है। तो उसके बाद हम सीधा फाइटिंग साइड देखते हैं, जहाँ यूजी को उसके अपोनेंट से लड़ाई करनी होती है, जहाँ पे यूजी को यह बताया जाता है अगर तुम ये मैच जीत गए तो तुम्हें हकारी से मिलने का मौका मिलेगा और तुम आगे एक और लेवल पर जाओगे। और फिर फाइटिंग स्टेडियम में हमें देखने को मिलता है यूजी का अपोनेंट, जो कि पांडा रहता है। वेल ये तब की कहानी जब प्रिंसिपल यागा मर चुका है, ये ध्यान में रखना बस। फिर यूजी और पांडा के बीच में लड़ाई होती है। वेल वो लड़ाई नहीं होती है, वो एक दूसरे को बस छू रहे होते हैं और नाटक कर रहे होते हैं, ताकि जो ऑडियंस है वहाँ की वो खुश हो जाए कि वाह क्या फाइट चल रही है। और इस लड़ाई में पांडा हार जाता है, क्योंकि यूजी को हकारी से मिलना होता है। तो यूजी को समन किया जाता है हकारी से मिलने के लिए, जहाँ हम हकारी को देखते हैं कि हकारी उसके साथ एक सबॉर्डिनेट है जो उसके साथ सेम जुजुत्सु काइसन में ही स्टूडेंट थी या था, पता नहीं। फिर हमें किरारा और हकारी का कुछ सीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी रियल टाइप वाली फील देता है। लेकिन फिर हाँ यूजी को समन किया जाता है, वो हकारी से आके मिलता है, उनके बीच में कुछ थोड़ी बातें होती है, जहाँ हकारी यूजी से पूछता है क्या तुम मुझे को जानते हो। अब यहाँ पे यूजी को क्या बोलना था उसे खुद नहीं पता, उसने बोला नहीं मैं नहीं जानता। फिर हकारी बोलता है कि तुम एक सॉर्सरर हो और तुम गोजो को नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हकारी उसे मानना शुरू कर देता है और यूजी डर के मारे बोलता है रुको रुको पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन हकारी मानता नहीं है, वो उसे मारते रहता है। और उस रूम के बाहर हम देखते हैं किरारा, मेगुमी और पांडा, ये तीनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। वेल पांडा, मेगुमी और किरारा की लड़ाई में पांडा और मेगुमी जीत जाते हैं और किरारा को हार मानना पड़ता है। लेकिन मेगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हें हराना नहीं है, हम मदद चाहते हैं हकारी से। फिर किरारा समझ जाती है, बोलती कि हाँ चलो हम हकारी से बात करते हैं। लेकिन तभी हकारी जो है यूजी को मार करके बाहर फेंकता है। वेल दरवाज़ा टूट जाता है उस कमरे का। फिर मेगुमी, पांडा और किरारा शांत रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है हकारी को, और हकारी यहाँ यूजी को पीटता है। वेल हकारी यूजी के पैसन को देख करके उससे इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है तुम्हें काम क्या है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर यूजी बताता है कि गोजो सेन से सेल हो चुका है और ये जो मेगुमी है यहाँ पे जेनिंग ट्रेन का हेड बन चुका है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम ये कलिंग गेम को रोक सकें। वेल हकारी मान जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर मुझे मेगुमी से कुछ बेनिफिट चाहिए होगा। वेल बाय द वे हकारी को ये पता नहीं होता कि जो जायंट क्लैन है अब वो कोई पावरफुल फैमिली नहीं रह गई। स्टिल कहानी आगे बढ़ हम आगे देखते हैं एक 400 साल पुराने सॉर्सरर, जो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर होता है, उसका नाम है हाजिमे किसिमो। वेल वो 100 पॉइंट इकट्ठा कर चुका होता है काफ़ी सारे लोगों को मारने के बाद, और वो एक रूल ऐड करता है जिससे ये पता चल सकता है कि कौन सा प्लेयर कौन सी कॉलोनी में कौन सी जगह पर है और उसके पास कितना पॉइंट है, उसने कितने लोगों को मारा है। इसकी सारी बायोडाटा हम जान सकते हैं कोगाने के थ्रू। और जैसे ये रूल ऐड होता है यूजी और मेगुमी और बाकी लोग थोड़े शौक हो जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है एक घर जहाँ पे गेतो है और सामने एक बच्चा सो रहा है, या फिर एक फीमेल वो उसका हाथ पकड़ता है
और उससे बाहर की ओर लेकर जाता है। वेल इन शॉर्ट केतो उन्हें कलिंगेम की कॉलोनी से बाहर लेके जा रहा था, क्योंकि वो एक नॉन सॉर्सरर है और उनका कोई कॉलोनी में काम ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मारे जाएंगे। और फिर जो गेतो है वो उसे थैंक्स कहता है कि तुमने जो मेरा बेटा है यूजी के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है स्कूल में। वेल उसे तो पहले समझ नहीं आता है, लेकिन हमें जो पता चल जाता है कि गेतो बात किसकी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक नया रूल ऐड होने के बाद उन लोग के पास ये एबिलिटी थी, तो देख सकते थे कि किसके पास कितनी पॉइंट है। तो यूजी और मेगुमी उस बंदे को टारगेट करते हैं जिनके पास ज़्यादा पॉइंट है, और उसमें से एक बंदा निकलता है हिरोमी हिगुरुमा, जो कि एक मॉडर्न डे सॉर्सरर होता है और उसके पास 100 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा होगा। तो फिर यूजी और मेगुमी ये दोनों उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग एंट्री करते हैं टोक्यो कॉलोनी में। एंट्री करने के बाद यूजी और मेगुमी दोनों अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, पर यूजी जहाँ गिरता है उस कॉलोनी में वहाँ पे 3 लोग उस पर अटैक करते हैं और एक काफ़ी अच्छा खासा हमें स्काई फाइट देखने को मिलता है, जिसमें यूजी तदोई जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, वो उन लोगों को हरा देता है, काफ़ी फ्लैशी वे में हराता है। और फिर जो एक बंदा रहता है जो इसके पास उतनी पावर नहीं होती, वो यूजी को बोलता है मुझे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पे है, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पे। और दूसरी तरफ जो मेगुमी होता है, मेगुमी को जिस अपोनेंट का सामना करने के लिए मिलता है वो एक काफ़ी शातिर लड़की होती है, लेकिन वो जो होती है वो मेगुमी को झूठ बोल करके एक ऐसी जगह पे लेके जा रही होती है जहाँ पे काफ़ी ताकतवर लोग मेगुमी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उसे मार करके उससे पॉइंट ले सकें। और दूसरी तरफ यूजी को हिगुरुमा मिल जाता है और फिर यूजी और हिगुरुमा के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच में हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपांसन यूज़ करता है। वेल ये सब जानने से पहले तुम्हें हिगुरुमा की बैक स्टोरी जाननी होगी। वेल हिगुरुमा पेशे से एक वकील था और उसे एक केस मिला था एक निर्दोष इंसान का जिसने खून नहीं किया था, लेकिन उस पर खून करने का इंजाम था। लेकिन हिगुरुमा कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है जिसकी तरफ से वो लड़ रहा है कि वो निर्दोष है, और वो गुस्से में आकर के वहीं पर कोर्ट के सामने ही जो हैमर होता है उससे टेबल पर जोर जोर से पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होती है और वो बन जाता है एक सॉर्सरर, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर सॉर्सरर। अब हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं जहाँ यूजी और हिगुरुमा की लड़ाई होती है और हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपांसन यूज़ करता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि यूजी ने क्या क्या कांड किए हैं। बाय द वे उसका सबसे पहला कांड सामने आता है कि वो अंडर एज होने के बावजूद गैम्बल करने गया था और यूजी इसमें झूठ बोलता है, इसलिए उससे गिल्टी करार दे करके उसकी जो कर्स पावर है उससे कुछ समय के लिए ले ली जाती है। और फिर हिगुरुमा और यूजी की फाइट होती है। यहाँ यूजी पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हिगुरुमा के साथ लड़ता है और फिर वापस से दूसरा केस आता है जहाँ पे यूजी पे इल्ज़ाम रहता है कि उसने सुबुया में काफ़ी सारे लोगों का मास मर्डर किया है और यूजी ये इल्ज़ाम को मान लेता है, लेकिन हिगुरुमा कंफ्यूज हो जाता है कि इसने ये इतना बड़ा मैसेकर मान कैसे लिया। वेल फिर उसका हार्ट ऑफ चेंज हो जाता है, यानी इसका दिल बदल जाता है, यानी इसका मन बदल जाता है और वो यूजी को छोड़ देता है और बोलता है कि लो तुम्हारे 100 पॉइंट्स जो तुम्हारी रोल ऐड करने हैं तुम कर सकते हो। जिसकी वजह से यूजी एक रोल ऐड करता है कि तुम किसी को मारे भी नहीं उसका पॉइंट ले सकते हो। और दूसरी तरफ मेगुमी जिसे फंसा करके लाया जाता है एक बिल्डिंग में, वेल उसे वहाँ हिगुरुमा तो नहीं मिलता, लेकिन 3 लोग मिलते हैं जो कि काफ़ी ताकतवर होते हैं और वो मेगुमी की पॉइंट्स के पीछे होते हैं। फिर हमें लड़ाई देखने को मिलती है जहाँ पे ये तीनों मेगुमी पे अकेले वार कर रहे हैं, यानी 1 वर्सेस 3 देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल मेगुमी किसी तरह टैकल करता है उन सब चीज़ों को। और फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ताकाबा, रिमेंबर वो कॉमेडियन, वो भी एक अवेकनिंग सॉर्सरर बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो गोजो के बराबर है, वो गोजो को भी टक्कर दे सकता है बाय द वे, क्योंकि उसकी जो पावर है वो काफ़ी इमेजिनेटिव है, वो जो इमेजिन कर सकता है वो बन जाएगा। लेकिन उसी बीच मेगुमी एक बंदे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर के उसे हवा के बीच में काफ़ी धड़ाम मार देता है। वेल काफ़ी तोजी वाला सीन देखने को मिलता है हमें वहाँ पे। फिर बाद में हम देखते हैं मेगुमी वर्सेस रेगिस्टार और ताकाबा किसी साइड कैरेक्टर से लड़ रहा होता है जो कि अपने शरीर के किसी भी अंग को फेंक करके बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। वेल फिर ये बंदा ताकाबा को कई बार मारने की कोशिश करता है, पर वेल ताकाबा काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। और मेगुमी रेगिस्टार से लड़ाई कर रहा होता है। वेल मेगुमी रेगिस्टार से काफ़ी बार लड़ने के बाद उसे थक चुका होता है, वो बोलता है कि अब मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, मेरा जो काम था वो हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन रेगिस्टार नहीं मानता, वो बोलता मैं तुझे मारूंगा और तेरे पॉइंट्स भी लूँगा, अब मुझे तेरे पॉइंट्स ट्रांसफ़र करके चाहिए भी नहीं। इसलिए मेगुमी को लास्ट ऑप्शन में उससे लड़ाई करनी पड़ती है। तो मेगुमी रेगिस्टार को लेके जाता है कॉलेज के जिम सेंटर में जहाँ मेगुमी अपना डोमेन एक्सपांसन यूज़ कर सके। वेल इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि मेगुमी का पहला डोमेन एक्सपांसन होगा वो इस सीरीज़ में। बाय द वे मेगुमी का जो डोमेन है वो काफ़ी इम्परफेक्ट है भी, लेकिन स्टिल वो यूज़ करता है रेगी को मारने के लिए। वेल मेगुमी के डोमेन में रेगी काफ़ी स्ट्रगल करता है, उसे लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन नहीं, मेगुमी उसे बहुत मारता है, वह काफ़ी ज़्यादा मारता है। फिर रेगी को पता चल जाता है मेगुमी की कमजोरी क्या है,
तो वो अपने पावर से 3 गाड़ी को समन करता है, जिसकी वजह से मेगुमी पे जोर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके शहरों में जितने भी ज़्यादा वजन होगी वो सीधा मेगुमी के कंधे पे आएगी, और जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा वजन मेगुमी पे, जिससे वो मर भी सकता है। यानी एक 2 धारी तलवार की तरह थी। मेगुमी अपने डोमेन में खुद ही मर सकता है, लेकिन स्टिल मेगुमी रेगे से हार नहीं मानता। वह अपने डोमेन में लाता है एक 3 टन का हाथ, या वो सीधा रेगे पे छोड़ देता है। और अभी रेगे और मेगुमी दोनों के ऊपर वजन है, और मेगुमी बोलता है अब देखते हैं पहले तुम मरोगे या पहले मैं। रेगे उसके जज्बा को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी फट भी रही होती है क्योंकि उसके सर के ऊपर 3 टन का हाथी है इस वक्त, और वो मेगुमी के डोमेन में गिर जाता है पूरी तरीके से। लेकिन अंदर जाने के बाद रिमेंबर उसने 3 गाड़ी छोड़ी थी मेगुमी के डोमेन में, उन्हीं में से एक गाड़ी का इस्तेमाल करके वो मेगुमी के डोमेन से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद रेगे सबसे पहला यही काम करता है। रेगे स्टार 260 टन का अपार्टमेंट मेगुमी के ऊपर छोड़ देता है, ये देखने के लिए अब तो तू नहीं बच पाएगा, अब तो तू मरेगा ही मरेगा। मेगुमी इतना बेवकूफ़ नहीं था, उसने उसी वक्त अपना डोमेन क्लोज कर लिया, और वो जो फ्लोर था जिम वाला वो टूट गया, और सीधा वो दोनों स्विमिंग पूल में जाके गिरे। और स्विमिंग पूल से निकलने के बाद रेगे और मेगुमी के बीच में कुछ बातें हुई। उसके बाद वो दोनों के बीच हैंड कॉम्बैट हुआ, जिसमें मेगुमी जीत जाता है रेगे से, और रेगे मरने की हालत में अपना सारा पंच मेगुमी को दे देता है और बोलता है मुझे देखना है तुम आखिर कहाँ तक जाते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यूता स्टोरी के काफ़ी आगे जाने के बाद, जहाँ पे वो शानदाई कॉलोनी में इंसियन सोल्जर्स को मार रहा था, जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी होते हैं। एंड डाउट क्या था, यूता इन सबको हरा देता है, और फिर हम बाकी कहानी जानेंगे सीजन 4 में। ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।